हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 101 से 110 तक डिस्कस किए जाएंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। वो मैंने तभी अपलोड कर दिए थे जब पहली आंसर की आई थी, लेकिन कुछ बच्चे ने चैलेंज किया था। उनको लग रहा था कि कुछ आंसर्स है जो केवीएस ने गलत दे दिए हैं, तो वो अपडेट होने की संभावना थी। लेकिन कल ही रिवाइज आंसर की आई है और उस रिवाइज आंसर की में कोई भी आंसर रिवाइज नहीं है। बिल्कुल वही जो पहले आंसर थे वही अभी भी आंसर है, कोई भी चेंज नहीं है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 101। द गिवन फिगर शोज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 0.8 मीटर. The cylinder is rotating about its axis at 10 radian per second. What is the speed of point P located midway on the line OA? तो OA लाइन पर जस्ट मिड पॉइंट पर एक पॉइंट P है। हमें बताना है कि इस पॉइंट P की स्पीड कितनी होगी अगर ये जो P है वो मिड पॉइंट है। अब ये मिड पॉइंट का मतलब ये है कि हम यहां से लेकर के यहां तक का लेट पूरा रेडियस R है, तो O से P तक का जो वैल्यू होगी उसको लेकर मैं R डैश बोलता हूं, तो वो बराबर किसकी होगी R/2 के। जब R की वैल्यू 0.8 है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 0.4। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R होता है, लेकिन यहाँ पर ओमेगा और R दोनों परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं V इक्वल टू ओमेगा R। आप रेडियन पर सेकंड से पहचान सकते हैं कि ये क्या दिया होगा, क्योंकि रेडियन पर सेकंड किसकी SI यूनिट होती है ओमेगा की। सो ओमेगा में गिवन है 10 इंटू रेडियस कितना है, मतलब रेडियस नहीं, रेडियस का हाफ यहाँ पर हम लेंगे, मतलब कि सेंटर से P पॉइंट तक का डिस्टेंस हम लेंगे यहाँ पर 0.4। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन जो यूनिट आएगी हम स्पीड निकालें तो वो आएगी मीटर पर सेकंड, ना कि रेडियन पर सेकंड। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 102। वी आर गिवन 2 सर्कुलर डिस्क दैट हैव सेम मास एंड सेम थिकनेस। पहले इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दोनों जो डिस्क है उनका मास सेम है और सेम थिकनेस है, बट कुड बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लेकिन हो सकता है कि अलग अलग मटेरियल की बनी हो। In order to provide rotational motion, the same amount of work is done on the both the disc. मैं जिन पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ उसी से क्वेश्चन में सोल्व करूंगा। इट इज सेम दैट वन ऑफ देम मूव स्लोली एज कंपेयर टू अदर, और किसी एक की स्पीड कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमें बताना है कि इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब पहले तो डिस्क ले लेते हैं। ये मेरी पहली डिस्क और लेट इसका मास है m और इसकी थिकनेस है t। ठीक है, m और मास है और t है थिकनेस। और लेट इसकी डेंसिटी मैं कंसीडर कर रहा हूं ρ1। फिर एक और मास, एक और बॉडी लेते हैं। सेकंड बॉडी है, देखो m और t तो इसका बराबर ही होगी क्योंकि बोला सेम मास सेम थिकनेस। तो मास इसका मैं m ले रहा हूं और इसकी थिकनेस t ले रहा हूं, लेकिन इसकी डेंसिटी मैं अलग लूंगा। ρ2 मैंने मान लिया है। एक की डेंसिटी अगर ρ1 है तो दूसरे की डेंसिटी ρ2 मैंने ज्यूम कर ली है। और वर्क डन दोनों का इक्वल है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ W जो यहाँ पर लगा होगा सेकंड केस में उतने ही वर्क डन यहाँ पर भी किया गया होगा फर्स्ट केस में। तो जो चीज दोनों में डिफरेंट है मैंने बस उसमें ρ1 ρ2 लिखा है। जो चीज दोनों में सेम है उसमें मैंने mt और W इस तरह से mt W दोनों में सेम ही लिखा है। अब जो वर्क डन का फॉर्मूला है, देखो मैं इन स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ पहले फॉर्मूला बना देता हूँ। आपने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा रोटेशनल मैकेनिक्स में, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मतलब जो उसकी काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी वही एज ए वर्क डन उसमें सप्लाई किया गया होगा। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसके अलावा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक और चीज जो मैं यूज करूंगा यहाँ पर, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है हाफ मास इनटू में रेडियस का स्क्वायर। ये सब मैं वो फॉर्मूला बता रहा हूँ जो मैं यूज करूंगा। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन का फॉर्मूला हो गया हाफ आई इनटू में ओमेगा का स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर भी वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लेकिन क्योंकि दोनों केस में वर्क डन इक्वल है, दोनों ही केस में वर्क डन जब इक्वल होगा तो मैं ये कह सकता हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इनवर्सली डिपेंड कर रहा होगा ओमेगा के स्क्वायर पर। ऐसा मैंने क्यों बोला है, देखो आप चाहे फर्स्ट केस लो या सेकंड केस लो, दोनों ही केस में W हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा।
तो आप जब यहाँ पर लिखेंगे तो I1 ओमेगा 1 आ जाएगा, जब आप यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर 1/2 I2 ओमेगा 2 आ जाएगा। लेकिन दोनों में वर्क डन है तो इक्वली, तो मैं इसलिए एज्यूम नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है जब वर्क डन कांस्टेंट है दोनों ही केस में। और अगर आप रेशो भी लोगे ना तो भी I1/I2 रेशो आएगा ओमेगा 2/ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो मैं रेशो नहीं ले रहा हूं, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि I इनवर्सली डिपेंड करेगा किस पर, ओमेगा के स्क्वायर पर। अब ये भी चेक कर लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिपेंड करेगा डेंसिटी पर। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए I = ½ mr²। मैं इन जनरल अभी सोल्व कर रहा हूँ, मैं इसको कंक्लूजन यहाँ से निकालूंगा। I = फॉर्मूला कितना, ½ m × में r का स्क्वायर। अब आप ये देखिए डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई मान लीजिए सर्कुलर डिस्क है, उसकी थिकनेस t है और उसका एरिया a है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को डेंसिटी लिख लीजिए, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू में थिकनेस। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई बड़ा सिलेंडर होता है, आपको उसकी वॉल्यूम निकालना, तो आप क्या करोगे, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू में लेंथ मल्टीप्लाई करोगे। वही चीज मैंने यहाँ पर करा, एरिया इंटू थिकनेस। तो m = रो इंटू एरिया को मैं लिख सकता हूँ पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में थिकनेस t। बस मास की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा ताकि मुझे ये पता लग जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी पर कैसे डिपेंड कर रहा है। तो 1/2 m को m रहने देते हैं। अच्छा, स्मॉल m या कैपिटल m एक ही बात है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। m इंटू रेडियस का स्क्वायर मुझे यहाँ पर पुट करना है, तो मैं इस इक्वेशन से पहले r की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो इस इक्वेशन से r² की वैल्यू आ जाएगी m/में रो इंटू में पाई इंटू में t। तो क्योंकि ½ mr² है तो r² की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर, m इंटू में रो पाई t। अब आप एक चीज देखिए, मास दोनों का सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है, पाई और 1/2 दोनों के लिए सेम ही होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इनवर्सली किस पर डिपेंड कर रहा होगा, डेंसिटी पर। एक्चुअली आप दोनों के लिए सोल्व करोगे, रेशियो निकालोगे, उससे कोई फायदा नहीं। तो बस आप ये देख लो कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है। तो पहले वर्क डन से तो मैंने कंक्लूजन निकाला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा के स्क्वायर पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। यहां से मैंने कंक्लूजन निकाला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली डिपेंड कर रहा है 1/रो पर। सिंस, अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड को। सिंस I इनवर्सली डिपेंड ऑन ओमेगा स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर, तो यहां से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या, देखो इस तरह ऐसे लिख लो, 1/ओमेगा स्क्वायर 1/रो। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा होगा, डेंसिटी पर। यानी कि, या उल्टा भी कह सकते हैं आप, डेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही होगी, ओमेगा स्क्वायर पर। इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं क्या, कि जिस बॉडी की ओमेगा ज्यादा होगी, अब जब ओमेगा ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तेज दौड़ रहा होगा, दौड़ने का मतलब यहाँ पर तेज रोटेट कर रहा होगा। तो जिस बॉडी की ओमेगा ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी भी तो ज्यादा होगी। सो द मोर द डेंसर ऑब्जेक्ट मोर विल बी इट्स एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ज्यादा तेज दौड़ रहा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया है। अब चलते हैं अपने ऑप्शन पे। आप ये देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द वन दैट मूव्स फास्टर इज मेड फ्रॉम मोर डेंस मटेरियल। तो मैंने यही तो आपको बताया कि जिसकी ओमेगा ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो मतलब वो ज्यादा डेंस हुआ। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन बाकी के 3 गलत क्यों होंगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। सेकेंड है, द वन दैट मूव स्लोअर इज मेड फ्रॉम मोर डेंस मटेरियल। देखो ऐसा नहीं, सिंस ओमेगा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर, तो ओमेगा ज्यादा तो रो भी ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी, इसकी जस्ट अपोजिट है। थर्ड, द डिस्क दैट मूव फास्टर हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि जिसका ओमेगा ज्यादा होगा, क्या उसका, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, द डिस्क दैट मूव फास्ट, यानी कि जिसका ओमेगा ज्यादा होगा क्या उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली ओमेगा स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। तो जिसका ओमेगा ज्यादा होगा ना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। फोर्थ, दोनों डिस्क का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, नहीं, क्योंकि दोनों का ओमेगा अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली।
क्वेश्चन नंबर 103, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ पावर 5 डायोप्टर हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। पहले जो गिवन है ना उनको लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, लेकिन जब फोकल लेंथ मीटर में हो, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तब के लिए फॉर्मूला होता है पावर इक्वल टू 100/f जब सेंटीमीटर में हो। तो क्योंकि सब चीजें सेंटीमीटर में गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। अब फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 में पावर, जो फोकल लेंथ निकलेगी वो सेंटीमीटर में आएगी हमारी। 100 में पावर कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो एक बात तो पता चल गया, कॉन्वेक्स लेंस की वैसे फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ हमें पता चल चुका है 20 सेंटीमीटर। आगे बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो पहले एक मिरर बना लेते हैं। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के पोल से जो भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं वो पोल से मेजर करते हैं। तो 20 सेंटीमीटर पर कहीं पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20। तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं, और क्योंकि ये इस तरफ है यानी कि टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो इसको हम लेते हैं नेगेटिव हमेशा। तो माइनस के 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता चल चुका है। माइनस क्यों ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और देखो कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो हमेशा शीशे के अंदर बनती है और छोटी बनती है और वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मीन्स द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर। इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि कहीं पर एक ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है, ठीक है, और इसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट एक तरह से 2 सेंटीमीटर है, तो जो हाइट ऑफ इमेज है होगी वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 2 से छोटी ही आएगी। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं, ऑप्शन में चारों ऑप्शन में से 2 से छोटा ही आंसर है, तो ठीक है वो कोई बात नहीं। अगर होता तो पता लग जाता डायरेक्टली, तो हाइट ऑफ इमेज 2 से छोटी आएगी। आगे बोला इफ डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इन्होंने d माना हुआ है, एंड l इज द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, और हाइट ऑफ इमेज इन्होंने माना हुआ है l। तो मैं मान लेता हूँ हाइट ऑफ इमेज किसके बराबर है l। और देखो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो इमेज के डिस्टेंस को पोल से हम v से डिनोट करते हैं। तो जो डिस्टेंस d इन्होंने गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में d, वो किसके बराबर होगा, वो होगा u प्लस वी के। और देखो जब मैं u प्लस वी लूंगा तो यहाँ पर सिर्फ मैं u का मैग्नीट्यूड लूंगा, साइन नहीं लूंगा, क्योंकि नेट डिस्टेंस हमें देखना है। तो हम u का सिर्फ क्या लेंगे मैग्नीट्यूड। तो u तो मुझे पता है, अगर मैं v फाइंड कर पाया तो डिस्टेंस d मुझे पता चल जाएगा। दूसरा ये फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस v अपॉन u बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो पहले मुझे v फाइंड करना पड़ेगा, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता है, तो हाइट ऑफ इमेज भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जो इमेज है वो शीशे के अंदर बन रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस की जो भी वैल्यू आएगी, मतलब d की वैल्यू वो 20 से ज्यादा ही तो होगी, 20 से कम तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इमेज इस तरफ नहीं बनेगी, इमेज शीशे के अंदर ही बनेगी, तो d की वैल्यू कम से कम 20 से ज्यादा ही आएगी। अब इसलिए मैं 2 ऑप्शन हटा देता हूँ, फर्स्ट और ऑप्शन 2। d की वैल्यू 20 से ज्यादा ही आएगी। अब वैसे तो आएगी 30, क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। अब जब d की वैल्यू पता चल चुकी है तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 30, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 20 है, तो प्लस v, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पर कितनी, माइनस कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। अब जब v की वैल्यू पता चल चुकी है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी 10, u की वैल्यू कितनी माइनस के, u की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 20 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, मतलब l हमें फाइंड करना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से आप देखो तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हाइट ऑफ इमेज बराबर किसके आ गई 1 के, और 1 सेंटीमीटर इसको लिखेंगे, यही तो l होगा। तो आप ये देखो कि हमारा d की वैल्यू कितनी आ गई है, d की वैल्यू तो हमें वैसे पता चल चुका था, d की वैल्यू 30 आएगी, लेकिन l की वैल्यू कितनी आई है 1। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब ये तो वो डायरेक्ट मेथड जिसमें हमारा टाइम बचा है, लेकिन दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि पहले मैं फॉर्मूला लगाऊं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। एक मेथड मैंने आपको बताया। दूसरा फॉर्मूला में मिरर
फॉर्मूला यूज करूं, यहाँ पर फोकल लेंथ की वैल्यू पुट कर लेते हैं 20, 1/v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, u की वैल्यू माइनस के 20, तो 1/v बराबर कितना हो गया 1/20 प्लस 1/20, सो इट विल बी इक्वल टू 2/20 या फिर 1/10। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी तो v की वैल्यू 10 ही आई है, 10 सेंटीमीटर। अब d बराबर किसके, u प्लस v के, तो u की वैल्यू कितनी थी, u की वैल्यू 20, मैग्नीट्यूड लूंगा सिर्फ और 10 तो 30, तो ऐसे भी पता लग रहा है 30। तो लेकिन इतना बड़ा काम करना ही क्यों, जब हमें पहले से ही हमने दो ऑप्शन हटाए, हमें पता लग गया डी की वैल्यू 30 आएगी, तो सीधा एल की वैल्यू निकालो। अब डी की वैल्यू आ गई 30, तो फिर उससे हम वी निकाल सकते हैं। तो इट्स मेरे अकॉर्डिंग ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है विदाउट यूजिंग मिरर फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 104, 3 ऑब्जेक्ट है जिनमें 2 का मास है x और 1 का मास है y, और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से रखे हुए हैं। आपको क्या करना है कि आपको इनको रैंक वाइज लिखना है, सच दैट किसकी रैंक वाइज, तो अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन y, ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, यानी कि y ऑब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स किस केस में लग रही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो ग्रेविटेशन फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। लेकिन आप ये चीज देखिए यहाँ पर कि सभी के लिए डिस्टेंस r सेम है, सभी का मास इक्वल है, तो एक बात क्लियर है कि सभी एक दूसरे पर, मतलब सभी y पर सेम फोर्स लगा रहे होंगे, यानी कि इस केस में जो फोर्स x लगा रहा होगा वही फोर्स x भी लगा रहा होगा, तो दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर डिस्टेंस खैर अलग होगा और यहाँ पर डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम हमें गिवन है और मास भी सेम होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बजाय यहाँ पर हम यूज करेंगे कंसेप्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का, जिसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उस पर 2 फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है, अब आप ये देखिए फर्स्ट केस में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि y ऑब्जेक्ट पर ये वाला जो x है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, सिंस दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मास यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगा और सेपरेशन भी सेम है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको इस तरफ फोर्स F से अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये x इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा सेम फोर्स से। अब क्योंकि दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो जब एक ऑब्जेक्ट पर 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो नेट फोर्स कितनी होती है, 0। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ पर कि सबसे लीस्ट जो फोर्स लगेगी वो किस में लगेगी, 0, क्योंकि 0 नेगेटिव फोर्स तो लगेगी नहीं, क्योंकि आप रिजल्टेंट निकाल रहे हैं यहाँ पर तो रिजल्टेंट नेगेटिव नहीं आएगा। तो जो लीस्ट फोर्स होगी वो फर्स्ट केस में है, यानी कि सबसे कम फोर्स किस में लगेगी, लीस्ट में। अब हमें जो अपना रैंक चूज करना है वो बढ़ते मतलब घटते क्रम में करना है, ग्रेटेस्ट से लीस्ट। तो एक बात तो क्लियर है कि वो ऑप्शन चूज करो जिसमें ए सबसे बाद में आ रहा हो, क्योंकि हम सबसे पहले वो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ग्रेटेस्ट हो, और सबसे बाद में ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, तो सबसे बाद में वो लिखेंगे जिसकी ग्रेविटेशन फोर्स सबसे कम लग रही हो जिस केस में। तो एक बात तो क्लियर है यहाँ से क्या, कि मैं इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट वाला ए वाला ही होगा। अब बात करते हैं, बाकी बीच को छोड़ो, आप ये देखो डी और सी में कंपटीशन करवाते हैं कि डी और सी में से किस केस में सबसे ज्यादा फोर्स लग रही होगी। इसके लिए मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूं, क्या कि अगर मान लीजिए देखो दोनों ही केस में आर इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मास भी इक्वल आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूं फोर्स तो वो होगी जी, y का मास विद मास है ना, तो एक्स वाई अपॉन में सेपरेशन r का स्क्वायर। यहाँ पर भी ये फोर्स कितनी लगेगी, जी एक्स वाई अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देखोगे फोर्स x वाला x और y के बीच में कितनी होगी, जी एक्स वाई अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पर भी कितनी होगी, जी एक्स वाई अपॉन में r का स्क्वायर। तो y ऑब्जेक्ट पर दोनों की वजह से सेम फोर्स लग रही है। हमें ये देखना पड़ेगा कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। जैसे मैं पहले एक कंसेप्ट सिखा देता हूं आपको। देखिए, इफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और ये मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जो वेक्टर होता है ना, जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा। मैं बस वही कर रहा हूँ। तो मैंने क्या मान लिया कि लेट a और b इक्वल है, जो कि यहाँ पर हमारा a और b हमारी फोर्स है, तो दोनों फोर्स इक्वल है। तो जब a और b इक्वल होगा तो जो रिजल्टेंट है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा, देखिए मैं सभी को मान लेता हूँ, दोनों फोर्स को मैं f मान लेता हूँ। r इक्वल टू कितना आएगा? रूट f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f का स्क्वायर कोस थीटा, या फिर r इक्वल टू कितना हो जाएगा? f स्क्वायर, मतलब f स्क्वायर दोनों को ऐड कर देते 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस कोस थीटा, या फिर r इक्वल टू 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसको कॉमन ले लेते हैं पहले, 2f स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा। तो सब कुछ थीटा पर डिपेंड करेगा। तो इस केस में यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है? थीटा। कैसे? ये इस तरफ लग रही होगी और इस पर फोर्स इस तरफ लग रही होगी, अट्रैक्ट कर रहा है ना। तो सी केस में अगर मैं देख रहा हूँ तो फोर्स जो आएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, एफ नेट मान लेता हूँ यहाँ पर 2f का स्क्वायर। एंगल कितना होगा? cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एफ नेट कितना आ जाएगा? रूट 2f। वैसे आप डायरेक्टली भी ध्यान रखना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रही है f इक्वल मैग्नीट्यूड की और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा रूट 2f। और अगर 120 डिग्री होता है तो वो f के ही बराबर आता है रिजल्टेंट। समझाता हूँ कैसे। मान लो अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस के 1/2। तो r इक्वल टू कितना आएगा? रूट 2f स्क्वायर 1 माइनस 1/2। तो 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो r इक्वल टू किसके आ जाएगा? f के। तो कहने का मतलब ये कि अगर इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स f इधर लग रही है और एक फोर्स f इधर लग रही है, तो जब एंगल उन दोनों फोर्सेस के बीच का 120 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो f के ही इक्वल आएगा। अब हमें तो C और D में कंपटीशन करवाना था, तो C और D में से कौन सी फोर्स ग्रेटर हुई? रूट 2f या f? तो आप ये देखो, इसमें रूट 2 टाइम्स ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब ये हमने किस केस में निकाली थी? C केस में, और ये किस केस में निकाली थी? D केस में। तो यहीं से देखने से पता चल रहा है कि C का मैग्नीट्यूड D से ग्रेटर होगा, तो इसलिए C पहले आना पड़ेगा। C पहले लिखेंगे, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। तो देखो बहुत ज्यादा काम नहीं किया, उसी से बिना ज्यादा काम किया हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हमें मिल गया है। C, उसके बाद आएगा B, उसके बाद आएगा D और सबसे कम रहेगा A में। अगर आपको इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसको अलग से अपलोड कर दूंगा विद सम मोर डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 105, एन एस्ट्रोनॉट डज सम रिपेयर वर्क आउटसाइड हिज स्पेस स्टेशन। ही अननोइंगली लीव्स वन ऑफ हिज टूल आउटसाइड द स्पेसशिप। Assuming the orbit of the spaceship is circular, तो आपको बताना है कि टूल का क्या होगा। क्या वो fall back into the spaceship, fly tangentially, continue orbiting but a reduced speed, या continue orbiting with the spaceship। देखिए जब टूल्स को छोड़ा गया होगा और सैटेलाइट है यहाँ पर या स्पेस स्टेशन है तो वो मूव कर रहा होगा और वहां पर ये कंडीशन रहेगी फ्री फॉल की। तो फ्री फॉल में उस पर जो फोर्स लग रही है वो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स लग रही होगी। तो जो स्पेस शिप है अगर मान लीजिए वो मूव करे तो उसमें से उसके बाहर जो एस्ट्रोनॉट काम कर रहा है उसके हाथ में से जो रेंज छोटी है वो भी उसी स्पीड से कंटिन्यू उसी ऑर्बिट में मूव करती रहेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, कंटिन्यू ऑर्बिटिंग विद द स्पेस शिप, क्योंकि नेट फोर्स उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रही होगी। Question number 106. A satellite orbiting an altitude of 1 Earth radius above the surface of Earth. How much energy is required to transfer the satellite to another orbit with an altitude of 3 Earth radius above the surface of Earth? What are the changes in the satellite potential energy और kinetic energy बताना है। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, ऑप्शन भी बहुत बड़े बड़े हैं। बस एक चीज इसमें यूज करो, क्या कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की, भले ही वो एक इलेक्ट्रॉन हो या कोई सैटेलाइट हो, तो उसकी जो टोटल एनर्जी रहेगी वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के विद नेगेटिव साइन, और ये बराबर होती है मतलब टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल। ये फॉर्मूला भले ही आप ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हो या आप एटम चैप्टर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी देख रहे हो जब वो ऑर्बिट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं इन चारों ऑप्शन में से बिना कैलकुलेशन किए बस ये देखूंगा कि किसमें एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है लेकिन माइनस साइन आ रहा हो काइनेटिक एनर्जी में। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देखो,
फर्स्ट ऑप्शन में दोनों इक्वल है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं है, इसको हटा देते हैं। सेकंड ऑप्शन में 3.1 माइनस साइन भी है और यही हमारी कंडीशन भी है। बाकी थर्ड देख लेते हैं, इसमें माइनस साइन नहीं आ रहा और इसमें 0 हो गया, तो इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, यही कंडीशन है, यही अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। वैसे भी आप देख लो पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के दोगुनी होगी, तो ये देखो 3.1 का दोगुना क्या होता है 6.2, तो इससे भी पता चल रहा है कि यही हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाओ आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 107, टू सिलेंड्रिकल कॉपर रोड A and B having diameter 0.1 and 0.05 centimeter respectively are stretched with proportional limit, जो कि फोर्स आपको गिवन है 5 × 10³ न्यूटन। The length of each wire is 2 meter. If the stretch in thinner wire is 2 centimeter, the stretch in thicker wire कितनी होगी? पहले दो वायर बना लेते हैं, एक थिन और एक थिक। अब इसका डायमीटर कितना है, ये 0.1 है तो मोटा वाला होगा 0.1 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर 0.05 सेंटीमीटर में। द लेंथ ऑफ ईच, दोनों की लेंथ इक्वल है 2 मीटर, इसकी भी लेंथ कितनी 2 मीटर और दोनों पर ही सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। बोला ना इलास्टिक लिमिट 5 × 10³ इफ द स्ट्रेच इन द थिनर वायर इज 2 सेंटीमीटर, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ है लेट वो है डेल्टा एल को मैं डिनोट कर रहा हूँ इससे 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि थिकर वायर में कितना स्ट्रेच होगा, यानी कि डेल्टा एल हमें फाइंड करना है। या मान लेते हैं कि इसको सेकंड वाला वायर मान लेते हैं और इसको फर्स्ट वाला वायर, ठीक है। तो हमें डेल्टा L2 फाइंड करना है अगर डेल्टा L1 हमें पता है तो, और इसको हम लिख सकते हैं ये 0.05 D1 और इसको लिख लेते हैं 0.1 बराबर D2 के। तो देखो क्योंकि दोनों ही कॉपर वायर है तो दोनों का यंग्स मॉडुलस तो सेम होगा और उसी से अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। पहले मैं आपको यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बता देता हूँ। यंग्स मॉडुलस मतलब कि स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब स्ट्रेच में यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया FL अपॉन में A डेल्टा L। अब दोनों ही केस में मैं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस Y1 बराबर होगा Y2 के, दोनों के यंग्स मॉडुलस बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों ही कॉपर के हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो फोर्स इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया 1 डेल्टा L1 बराबर होगा फोर्स L अपॉन A2 डेल्टा L2। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पर F1 L1 और यहाँ पर F2 L2 करेंगे, क्योंकि बेटा फोर्स और लेंथ दोनों में इक्वल है तो हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं है, तो FL से FL कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है क्या कि A1 डेल्टा L1 बराबर आएगा A2 डेल्टा L2 के। हमें निकालना है L2, तो मैं अब डेल्टा L2 हमें निकालना, तो डेल्टा L2 को यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, यहीं पे लिख देते हैं पहले, डेल्टा L2 बराबर हो जाएगा A1 अपॉन में A2 इंटू में डेल्टा L1 के। एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा पाई R स्क्वायर या फिर पाई D अपॉन 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर डेल्टा L2 बराबर आ गया डेल्टा L1 इंटू में A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 या फिर डेल्टा L1। अब आप देखो यहाँ पर लिखेंगे पाई D अपॉन 2, D1 अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन में पाई D2 अपॉन 2 का स्क्वायर। बट फायदा नहीं है पाई का लिख करके और 2 को लिख करके, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया डेल्टा L1 D1 अपॉन D2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने फाइनल फॉर्मूला बना लिया, बस वैल्यू पुट करनी है कि डेल्टा L2 की वैल्यू बराबर होगी डेल्टा L1 इंटू में D1 अपॉन में D2 के स्क्वायर के बराबर। तो वैल्यू पुट करते हैं फाइनली यहाँ पर, डेल्टा L2 विल बी इक्वल टू डेल्टा L1 कितना है 2 सेंटीमीटर ये, और D1 कितना है 0.05 अपॉन में D2 कितना है 0.1 इसका स्क्वायर। तो आप ये देखो इसको इससे कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू में 1/2 का स्क्वायर, या फिर आप इसको 1/2 भी तो लिख सकते हैं या फिर 0.5 भी तो लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 108, आपको इधर फिजिकल फिनोमिना दी मैंने और यहाँ पर एसोसिएटेड लॉ यानी कि इनसे एसोसिएटेड लॉ। तो बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं या किससे रिलेटेड होता है, तो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इज रिलेटेड टू
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे ही आपने देखा कि एस ए से मैच होना चाहिए, जाओ ऑप्शन पे। अब ये देखो कि ए में एस कहाँ आ रहा है, तो ए में एस सिर्फ फोर्थ ऑप्शन पे आ रहा है और किसी में ए के साथ एस नहीं आ रहा है, ये अपना आंसर करेक्ट है। बट अब इस क्वेश्चन को करते हैं डिटेल में। तो पहले मैं आपको ये सब लॉ बता देता हूँ, जैसे विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये हमें मैक्सिमम वेवलेंथ रेडिएशन की और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रू टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी and its peak spectral existence or dominant wavelength is described by this wind displacement law। कुल मिलाकर के लैम्डा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात आ रही है तो हम विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पर जाएंगे। पास्कल लॉ प्रेशर की बात करता है कि प्रेशर हर एक पॉइंट पर फ्लूइड में इक्वल होगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी। टोरिसोली थ्योरम हमें स्पीड ऑफ फ्लक्स के बारे में बताता है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी में होल है और रिफिस है, तो वो किस वेलोसिटी से बाहर आएगा, v का वैल्यू होती है √2gs। तो टोरिसोली थ्योरम वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स के बारे में बताती है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स ऑफ अ लिक्विड तो इन ओरिफाइज या स्मॉल होल इज इक्वल टू दैट विच अ बॉडी वुड अटेन इन फॉलिंग फ्रीली। तो जैसे फॉलिंग फ्रीली में अगर कोई ऑब्जेक्ट एच हाइट से नीचे गिरता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, √2gs। ऐसे ही पानी जो यहाँ पर बाहर आ रहा है, फ्लूइड जो बाहर आ रहा है, उसकी स्पीड भी कितनी होगी, √2gs। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि अगर कोई r रेडियस की ऑब्जेक्ट है, वो किसी फ्लूइड में जाए तो उस पर कितना विस्कस फोर्स लगेगा, वो स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टोक्स लॉ उसके बारे में बताता है। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर ईटा है, सो स्टोक्स लॉ टेल अस अबाउट व्हेन अ स्मॉल स्फीयर falls through a fluid at a low speed and experience laminar flow, the viscous stress will be equal to F equal to 6 pi eta RV। तो हमें चारों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से रिलेटेड होगी। टोरिसोली लॉ किसके बारे में बताएगा, ये बताएगा स्पीड ऑफ फ्लक्स। प्रेशर बताएगा पास्कल लॉ को, और स्टोक्स लॉ बताएगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को। तो उस हिसाब से वैसे हमें पहले आंसर पता चल चुका था। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 109। काफी लोगों ने इस क्वेश्चन पे चैलेंज भी किया था। क्वेश्चन है मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर मैं केवीएस की बात करूं तो केवीएस के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो गिवन है ½ kT। लेकिन पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे मोल और मॉलिक्यूल में क्या फर्क है। यहाँ पर मोल बोला हुआ है। A mole is quantity of anything that has same number of atom present in 12 ग्राम of carbon isotope। ये आपने मोल की डेफिनेशन पढ़ी होगी। मोलिक्यूल क्या होता है, इज अ केमिकल स्पीसीज दैट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एटम। मतलब दो से ज्यादा एटम मिल करके जो बनता है वो मोलिक्यूल होता है। यूज टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन का नाम देने के लिए मोलिक्यूल को यूज किया जाता है। इसकी यूनिट होती है मोल। नंबर ऑफ मोलिक्यूल कैन बी मेजर्ड एट द नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है उसमें। और ये एक डेफिनेशन है जो कि एसएल अरोड़ा पब्लिकेशन में है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट दैट इन एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल। देखो यहाँ पर बात क्या हो रही है, पर मोलिक्यूल की, कितनी है, ½ kT। जबकि जो केवीएस का आंसर है उसमें क्या, पर मोल, और यहाँ पर क्या गिवन है, ½ kT। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल कितना है, ½ kT। अब बात कर लेते हैं कुछ और साइट्स की। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये टॉपर आपने वेबसाइट पढ़ी होगी, ये बायजूस का है, ये टॉपर का है, और ये एक और साइट है एमडाइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इनके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो ½ RT था। बायजूस के अकॉर्डिंग भी जो आंसर है करेक्ट वो ½ RT है। और आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की जो मीनिंग है या कह लीजिए जो वर्ड्स है वो सेम है। यहाँ पर 1 मोल या यहाँ पर 1 मोल बोला हुआ है। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर भी कितना है, ½ RT। तो इन तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन है क्या, कि सभी में 1 मोल बोला गया है, 1 मोल। और यहाँ पर क्या है, यहाँ है पर मोल, और यहाँ पर क्या है, ½ kT। तो केवीएस के अकॉर्डिंग आंसर करेक्ट है ऑप्शन 2, ½ kT। और जो पहले आंसर किया थे और जो रिवाइज आंसर किए, दोनों में ही ऑप्शन 2 गिवन है करेक्ट, ऑप्शन 2 यानी कि ½ kT।
क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद टेम्परेचर ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंजेस। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन उसकी कम होने लगती है। या हम दूध का एग्जांपल ले सकते हैं, जब आप दूध को गर्म करने लगते हो तो उसकी सरफेस टेंशन कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो उबल करके बाहर आने की कोशिश करता है। तो फ्लूइड के केस में अगर मान लीजिए या वाटर के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सरफेस टेंशन कम होगी। तो इन चारों ग्राफ में से ऑप्शन 3 ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सरफेस टेंशन कम हो रही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3।